Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys with Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है China's water war against India, how dams are shaping the future of geopolitical tensions. स्टडी IQ के चैनल से वीडियो ली है और चाइना और इंडिया के अंदर जो है वो पानी की वजह से जो है वो काफी कंफ्लिक्ट जो है वो छिड़ चुका है, चल चुका है। तो क्या है सारी वजह, क्या है सारी बात, वीडियो के अंदर जाकर देखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और लेट्स जंप इनटू द वीडियो 20 मिनट मतलब ऑलमोस्ट 21 मिनट की एक डिटेल के साथ वीडियो है। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले दिनों खबर कुछ यूं आई थी कि चीन लद्दाख में भारत के साथ शांति समझौते के लिए मान गया है, लेकिन साल बदलते ही चीन के तेवर भी बदल गए। गांधी जी कहते थे एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, लेकिन आज चाइना जो कर रहा है इसे देखते हुए कहा जाने लगा है अ डैम फॉर ए डैम मेक द होल हिमालयाज ड्राई। जी हां, हिमालयाज में एक के बाद एक से बड़ा एक डैम बनाने की चाइना की ये मैड रेस एक नई डायरेक्शन ले चुकी है। हाल ही में चाइना ने ब्रह्मपुत्रा पर दुनिया के सबसे बड़े डैम प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है, जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए बहुत बुरी खबर है। दुनिया के लिए भले ही ये एक इंजीनियरिंग मार्वल हो, लेकिन इंडिया के खिलाफ ये चाइना का बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन है। जो चुटकियों में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश को डुबा सकता है। आसाम की चाय के बागान, अरुणाचल के ट्राइबल कम्युनिटीज और बांग्लादेश का एग्रीकल्चर सब कुछ ब्रह्मपुत्रा पर ही निर्भर है। चाइना के इस एक गलत कदम से ब्रह्मपुत्रा के किनारे बसने वाली लाखों जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि चाइना का ये नया डैम उसके थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है, जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। तो अब आप ही बताइए, चाइना की ये हाइड्रोक्रेसी उसकी हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? और ये समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि चाइना ये सब बस यूं ही दूसरे देशों को डराने के लिए कर रहा है। अगर चाइना अंतरिक्ष में सोलर पावर स्टेशन बनाने की तैयारी कर सकता है, जिसे थ्री गॉर्जेस डैम प्रोजेक्ट अबव द अर्थ कहा जा रहा है, तो सोचिए, धरती पर एक नदी को बांधना उसके बाएं हाथ का खेल है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इतने बड़े साइज का यह प्रोजेक्ट इस रीजन के जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस को पलट कर रख सकता है। जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर से इस मुद्दे पर सवाल किए गए तो उन्होंने भी यही कहा कि भारत इसे लेकर अलर्ट पर है। तो यहां सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक डैम इंडिया के लिए इतना खतरनाक साबित हो सकता है? क्या चाइना सच में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को डुबाना चाहता है? और यदि भारत भी चाइना का जवाब देने के लिए एक नया डैम बिल्ड करता है, तो ये इस फ्रेजाइल रीजन के एनवायरनमेंट के लिए कितना सही होगा? इसके अलावा इस डैम से जुड़ी वो कौन सी चिंताएं हैं जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को परेशान कर रही हैं? दोस्तों, यदि आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए अब बिना देर किए इस चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सुपर डैम के बारे में कुछ भी समझने से पहले हमारे लिए यारलुंग सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी को समझना बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले आपको ब्रह्मपुत्रा की सैर पर ले चलते हैं। ब्रह्मपुत्रा यानी सन ऑफ ब्रह्मा एक ट्रांस बाउंड्री हिमालय नदी है जो अपने सफर में 2880 किलोमीटर की जर्नी तय करती है। और इस लंबे सफर में ये 4 देश यानी चाइना, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्रा का ऑरिजिन हिमालय की कैलाश रेंजेस में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के साउथ वेस्टर्न हिस्से में पड़ता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर की टोटल लेंथ में से 2/3 यानी 1625 किलोमीटर की दूरी वो तिब्बतन प्लेटू में कवर करती है, जहां इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। हिमालयाज के विशाल घाटियों से बहती हुई ये नदी नामचा बरवा से एक शार्प यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में सियांग या फिर दिहांग नाम से एंटर करती है। इस रीजन को ग्रेट बेंड रीजन के नाम से भी जाना जाता है। चाइना का नया डैम ग्रेट बेंड रीजन में मेदोक काउंटी में बनने वाला है। नदी के फ्लो पर वापस आएं तो सादिया के पास से ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ती है और लोहित और दिबांग नदी से जाकर मिलती है। यहीं से ये ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। बांग्लादेश में ये नदी जमुना नाम से बहती है और फिर गंगा के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है और अंत में जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। हर कंट्री में अलग अलग नाम करने वाली बात यह है कि चाइना इस पूरे रिवर सिस्टम की सबसे अपर राइपेरियन कंट्री है,
जिसकी वजह से चाइना के पास इस नदी के फ्लो को कंट्रोल करने की अनलिमिटेड पावर आ जाती है। जबकि भूटान, इंडिया और बांग्लादेश लोअर राइपेरियन कंट्रीज हैं और वो इस नदी के फ्लो के लिए काफी हद तक चाइना पर निर्भर हो जाते हैं। यहां आप सोच रहे होंगे कि आखिर चाइना ने दुनिया के सबसे बड़े डैम को बनाने के लिए इसी रीजन को क्यों चुना। तो आपको बता दें कि सांगपो नदी पर यह चाइना का कोई पहला डैम नहीं है। सांगपो के ऊपर चाइना ने अपना पहला डैम 2010 में जांगमो में बनाना शुरू किया था और तब से वो यहां कई छोटे और मीडियम साइज डैम्स बना चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है तिब्बतन प्लेटू, जो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए दुनिया के रिचेस्ट रीजन्स में से एक है। तिब्बत में दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक्स के साथ साथ दुनिया के सबसे डीप गॉर्जेस भी मिलते हैं, जो यहां से बहती हुई नदियों से बिजली पैदा करने में मदद करते हैं। चाइना को तो यह उम्मीद है कि यहां से वो अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का 1/3 से ज्यादा जनरेट कर सकता है। आप में से ज्यादातर लोग शायद इस बात को जानते भी नहीं होंगे कि चाइना द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का एक बड़ा कारण उसकी अमूल्य वाटर रिसोर्सेज ही थी। आखिरकार तिब्बत को दुनिया का 3rd पोल कहा जाता है। तिब्बतन ग्लेशियर्स और माउंटेन स्प्रिंग्स अपने पानी से पूरे एशिया का पालन पोषण करते हैं। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से यारलुंग सांगपो में जो फ्रेश वाटर आता है, उससे चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और भूटान के करीब 1.8 बिलियन लोगों को पीने का पानी मिल पाता है। इसीलिए चाइना एशिया के इस वाटर टैंक पर बैठकर पूरे एशिया को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। फिलिप बॉल अपनी किताब वाटर किंगडम अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ चाइना में लिखते हैं कि चाइनीज इतिहास में यारलुंग सांगपो को रिवर गॉन रॉक का टाइटल दिया गया है, यानी एक ऐसी नदी जिसने चाइना के साथ बगावत की है, क्योंकि ये अपने वेस्ट टू ईस्ट के रूट को बदलकर ग्रेट बेंड में साउथ की तरफ मुड़ जाती है, जबकि चाइना की बाकी बड़ी नदियां वेस्ट से ईस्ट तक ही फ्लो करती हैं। चाइना इस रॉक रिवर को कंट्रोल करने के लिए ये मेगा डैम्स बनवा रहा है। डैम से बनने वाली क्लीन इलेक्ट्रिसिटी चाइना के कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट्स को अचीव करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट तिब्बत में इंजीनियरिंग जैसी इंडस्ट्रीज को बूस्ट करते हुए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करने वाला है। अब सुनने में तो आपको ये सब ठीक ही लग रहा होगा, तो सवाल है कि आखिर इसमें चिंता की बात कहां है। चिंता के मुद्दे पर आने से पहले आपको ये बता दें कि चाइना का ये प्लान अचानक से नहीं बना। ये प्रोजेक्ट चाइना के 14th 5-year प्लान 2021 to 2025 और लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द ईयर 2035 का हिस्सा है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने 2020 में ही अडॉप्ट किया था, लेकिन इसे फाइनल अप्रूवल मिला 26 दिसंबर 2024 को। यहां आपको पहले ही चौकन्ना कर दें कि चाइना द्वारा डैम बनाने का यह ट्रेंड बिल्कुल भी नया या साधारण नहीं है। 1950 के बाद से चाइना ने 15 मीटर या फिर 49 फीट से ज्यादा की ऊंचाई वाले 22,000 डैम्स बनाए हैं, जो दुनिया के टोटल डैम्स का लगभग आधा है। यानी चाइना आज दुनिया के सबसे बड़े डैम्स का भी घर है। एक एस्टीमेट तो कहता है कि चाइना के टोटल डैम्स की संख्या करीब 98,000 है। अब जाहिर है कि कोई देश इतना सब कुछ यूं ही तो नहीं करेगा। चाइना कहता है कि उसे अपने 1.4 बिलियन लोगों का पेट पालना है, देश की बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी नीड्स के साथ अपने क्लीन एनर्जी गोल्स को पूरा करना है। नतीजा यह है कि वो अपनी लगभग सभी इंटरनल रिवर्स को बांध चुका है और अब उसका पूरा फोकस उन इंटरनेशनल रिवर्स पर है जो चाइना के अलग अलग हिस्सों में जन्म लेती हैं या फिर उससे फ्लो करती हैं। चाइना के डैम्स की लंबी कतार में 3 गॉर्जेस डैम भी शामिल है, जो चाइना की यांगजी नदी पर 2006 में बनवाया गया था। ये डैम लगभग 2.3 किलोमीटर लंबा और 185 मीटर ऊंचा है और इसके पास 32 मेन टर्बाइंस हैं, जो हर एक साल 22,500 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। नासा ने यह वार्न किया है कि यह डैम धरती के रोटेशन को 0.06 माइक्रोसेकंड से कम कर चुका है। जी हां, मानव द्वारा बनाई गई चीज अब धरती के नियमों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। लेकिन चाइना के एम्बिशंस केवल यहीं तक सीमित कैसे हो सकते हैं? इसीलिए वो ब्रह्मपुत्रा पर अब जो डैम बनवाने जा रहा है, उसकी कैपेसिटी 3 गॉर्जेस डैम की कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा होने वाली है। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ब्रह्मपुत्रा की जनरेटिंग कैपेसिटी 67,000 मेगावाट्स है, जो यांगजी के बाद दूसरे नंबर पर है।
जहां थ्री गॉर्जेस डैम 88.2 बिलियन किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वहीं ये नया डैम हर साल लगभग 300 बिलियन किलोवाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाला है। ये डेटा ईयर 2020 में पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के द्वारा दिए गए एस्टिमेट्स के अनुसार है। थ्री गॉर्जेस डैम में $34.83 बिलियन का खर्च आया था, लेकिन इस मेडॉक डैम की एस्टिमेटेड कॉस्ट $137 बिलियन बताई जा रही है। अब आप इस कंपैरिजन से एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि इस डैम का धरती के ऊपर कितना बुरा असर हो सकता है। तो आइए अब इसके खतरों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस डैम का सबसे बड़ा खतरा है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। तिब्बत एशिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में से एक है। 1950 में 8.6 मैग्नीट्यूड के असम तिब्बत अर्थक्वेक ने इस रीजन में जो तबाही मचाई थी, वो इस रीजन की डिस्ट्रक्टिव पावर का सबसे बड़ा प्रमाण है। और ज्यादा दूर भी क्यों जाना है, 7 जनवरी 2025 को ही यहां 7.1 मैग्नीट्यूड का एक भयंकर भूकंप आया है। इसने फिर से इस बात की चेतावनी दी है कि तिब्बतन हिमालयाज के फ्रेजाइल नेचर के साथ छेड़छाड़ करना मानवता के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। ये भूकंप टेंगरी काउंटी के पास आया है और चाइनीज मीडिया के मुताबिक इसमें कम से कम 126 लोगों की जान गई, 186 लोग जख्मी हुए और कई इमारतों को भी नुकसान हुआ। और चाइनीज मीडिया कितनी रिलायबल है ये आप अच्छे से जानते ही हैं। खैर, उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यहां पिछले साल ही 3 मैग्नीट्यूड के आसपास 100 से ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं। गौर करिएगा कि इन सब का कारण कोई रहस्य नहीं है। हम सब जानते हैं कि इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मूव कर रही हैं। हिमालय का फॉर्मेशन भी इसी मूवमेंट के कारण हुआ था और इसी मूवमेंट के कारण हिमालय की ऊंचाई भी लगातार बढ़ रही है। इसीलिए ये रीजन इतना वल्नरेबल हो जाता है। ऊपर से ये रीजन मेन हिमालयन थ्रस्ट और ब्रह्मपुत्रा सुचर जोन जैसी कई फॉल्ट लाइंस के बीच पड़ता है, जो इसे और भी ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन बना देती हैं। साथ ही हाई एल्टीट्यूड की वजह से सिस्मिक वेव्स का इंपैक्ट और भी ज्यादा होता है। इसी कारण इस रीजन की स्टीप माउंटेन स्लोप्स और ग्लेशियल लेक्स मिलकर यहां जानलेवा लैंडस्लाइड्स और फ्लडिंग जैसे डिजास्टर्स को जन्म देती हैं। साथ ही तिब्बत के रिवर सिस्टम्स अर्थ के क्रायोस्फीयर का हिस्सा हैं, जिसमें ग्लेशियर्स और परमाफ्रॉस्ट भी आते हैं, जो मॉनसून को भी गवर्न करता है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हिमालयाज में क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ गए हैं, जैसे कि अक्टूबर 2023 में सिक्किम के चंगथांग डैम के कोलैप्स को देखा जा सकता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हों कि आखिर अर्थक्वेक का डैम से क्या लेना देना। तो आपको बता दें कि अर्थक्वेक और डैम का रिश्ता बारूद और चिंगारी जैसा है। जर्नल ऑफ अर्थ साइंसेज एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की एक रिपोर्ट ने यह चेतावनी दी कि अर्थक्वेक्स डैम की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो बताते हैं कि अर्थक्वेक्स डैम के साथ साथ उसके आसपास के रीजन को भी तबाह कर देते हैं और ये इरिवर्सिबल डैमेज पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए नेपाल के बूढ़ी गंडकी डैम के ऊपर की गई स्टडी ये दिखाती है कि यदि अर्थक्वेक के कारण इस डैम को किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो उससे आने वाली बाढ़ करीब 1.5 लाख बिल्डिंग्स, 3,500 किलोमीटर की सड़कों और 6,72,000 से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल ये बचता है कि आखिर इससे भारत को क्या नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अक्सर कई देश ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम्स को टैप्स की तरह देखते हैं। ऐसे देश इन नदियों पर डैम बनाकर इनके पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये देश मेगा डैम्स को अपनी माइट का सिंबल बना लेते हैं और इनको वाटर बॉम्ब्स की तरह यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल कही जा सकती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, बहे तो नदियां, रुके तो तलैया और फटे तो सैलाब। पानी जैसी ताकतवर चीज को कंट्रोल करना इंसान के बस में नहीं है, लेकिन अक्सर कई देश इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और यही चीज उनकी जियोपॉलिटिकल पावर प्रोजेक्शन या वाटर वॉर्स के रूप में नजर आती है। चाइना की व्यथा भी कुछ ऐसी ही है। ये एशिया के वाटर टावर के ऊपर बैठकर अपने टेक्नोलॉजिकल और मटेरियलिस्टिक पावर से यूनिलैटरल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट किए जा रहा है। जैसा कि हम देख चुके हैं, ब्रह्मपुत्र एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो चाइना के साथ साथ भारत, भूटान और बांग्लादेश भी जाती है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र की अपस्ट्रीम पर चाइना के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और उसके साथ की जा रही छेड़छाड़ इन देशों के लिए भी बहुत सी चिंताएं पैदा करती हैं। यहां भारत का सबसे बड़ा डर यह है कि इस मेगा डैम के बनने के बाद चाइना हमारे वाटर फ्लो को ब्लॉक कर सकता है।
असल में इस प्रोजेक्ट में कम से कम 4 20 किलोमीटर लंबे टनल्स नामचा बरवा माउंटेन्स के थ्रू ड्रिल की जाने वाली हैं, जिससे यारलुंग सांगपो के फ्लो का आधा हिस्सा डाइवर्ट किया जाएगा और फिर उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इस नदी में वाटर का फ्लो बहुत कम हो जाएगा, जो खास तौर पर ड्राई सीजन में लोअर राइपेरियन स्टेट्स में पानी की किल्लत पैदा कर सकता है। और तो और आप जानकर चौंक जाएंगे कि 2016 में असम की एक एनजीओ जन जागृति ने यह दावा किया था कि चाइना तिब्बत में यारलुंग सांगपो के अपर पार्ट्स में 26 हाइड्रो पावर डैम्स बनाने जा रहा है, जिसमें पानी को साउथ से नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट करने के बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल होंगे। साथ ही इस एनजीओ ने यह भी क्लेम किया था कि डैम बनाने के बाद असम को मॉनसून के दौरान 64% कम पानी मिलेगा और नॉन मॉनसून सीजन में इंडिया को 85% कम पानी मिलेगा। साथ ही साथ किसी इमरजेंसी या वॉर जैसी सिचुएशन में चाइना इस नदी में ज्यादा पानी छोड़कर बॉर्डर एरियाज को फ्लड भी कर सकता है। जी हां, इस डैम से यह सब कुछ मुमकिन है। मॉनसून के बाद तो यह स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो सकती है। हाइड्रो पावर प्लांट्स में वाटर के लेवल को जरूरत के अनुसार बढ़ाने या घटाने को ही हाइड्रो पीकिंग कहा जाता है। भारत का अगला सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये डैम साइट भारत के बॉर्डर से केवल 30 किलोमीटर दूर है और जैसा कि हमने अभी समझा है, ये डैम अर्थक्वेक प्रोन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में बन रहा है। ऐसे में यदि भूकंप के कारण डैम को कुछ नुकसान होता है तो ये भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को बहुत बड़े स्तर पर फ्लड कर सकता है। ऊपर से ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी पेरेनियल रिवर्स में से एक है, जो लोअर राइपेरियन रीजन के लिए उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है और उसको मैदानी इलाकों में जमा करती है। लेकिन हाइड्रो पीकिंग की वजह से लोअर राइपेरियन रीजन में वाटर टेम्परेचर, सेडिमेंट का कंपोजिशन, सेडिमेंट का ट्रांसपोर्ट, सरफेस वाटर लेवल्स, मॉनसून के पैटर्न्स और ग्राउंड वाटर सिस्टम्स भी प्रभावित हो सकते हैं। ये बड़े डैम प्रोजेक्ट्स नदियों के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इस पर निर्भर एक्वेटिक लाइफ और लोकल वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंचता है। ऊपर से कई बार अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स नदियों के रास्तों में सेडिमेंट बिल्डअप कर देते हैं, जो नदी के फ्लो को ही ब्लॉक कर देता है। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन और बांग्लादेश ऑलरेडी हेवी पॉपुलेटेड रीजन है, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं और यहाँ फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम की भी काफी कमी है। तो ऐसे में ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस रीजन के एग्रीकल्चर को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने खतरनाक मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बैठकर बातचीत करने का क्या कोई रास्ता नहीं है? तो आपको बता दें कि इंडिया और चाइना के बीच कोई बायलैटरल वाटर ट्रीटी नहीं है। चाइना न तो किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन या फिर लॉ को फॉलो करता है और ना ही इस मुद्दे पर इंडिया के साथ डिस्कस करने के लिए तैयार होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास जो देश हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज 2014 को साइन नहीं किया है। इसीलिए इन देशों को नदी के पानी के इस्तेमाल पर फर्स्ट यूजर राइट्स नहीं मिलता है। ऊपर से इंडिया का एक और बड़ा कंसर्न ये है कि चाइना की डैम प्लानिंग प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल नहीं है। हालांकि 2006 में इंडिया और चाइना ने एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म ELM सेटअप किया था, जिसमें ट्रांस बॉर्डर रिवर्स का डेटा शेयर करने की बात की गई थी। लेकिन 2017 के डोकलाम क्राइसिस के बाद चाइना ने डेटा शेयर करना बंद कर दिया। 2018 में डेटा शेयरिंग दोबारा शुरू हुई, लेकिन भारत को शक है कि चाइना इसको कभी भी रोक सकता है। हाल ही में जब 18 दिसंबर को NSA अजित डोभाल चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मिले थे, तब भी उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। लेकिन जैसी चाइना की फितरत है, उस पर विश्वास करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच इंडिया भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। इंडिया अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी पर सियांग डैम मतलब अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। इसकी कैपेसिटी 11,000 मेगावाट हो सकती है। यह भी दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से एक बन सकता है। इसे चाइना के मेगा डैम के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह डैम भारत को ब्रह्मपुत्र के फ्लो पर कंट्रोल देने के साथ साथ चाइनीज डैम के सडन वाटर रिलीज से निपटने में भी मदद करेगा। ब्रह्मपुत्र के डाउन स्ट्रीम रीजन्स हर साल मॉनसून के बाद सीवियर फ्लड्स का सामना करते हैं। सियांग डैम इन फ्लड्स को रेगुलेट करने में भी इंडिया की मदद करेगा और हर साल होने वाले डैमेज को कम करेगा। साथ ही साथ अराउंड 10 to 11,000 मेगावाट की कैपेसिटी से यह भारत के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने में मदद करने वाला है
और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम करने वाला है। लेकिन दोस्तों, भारत के सियांग डैम प्रोजेक्ट के सामने भी कई बड़े चैलेंजेस हैं। जैसे लोकल कम्युनिटीज को डर है कि डैम की वजह से उनका एनवायरनमेंट और लाइवलीहुड खतरे में आ सकता है। एनएचपीसी के डेटा कलेक्शन एफर्ट्स भी प्रोटेस्ट्स के कारण रोक दिए गए हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के नेटिव लोग सियांग रिवर और सराउंडिंग फॉरेस्ट पर अपनी जिंदगी और कल्चर के लिए डिपेंडेंट है। ये प्रोजेक्ट उनकी डिस्प्लेसमेंट का कारण बन सकता है, जो सोशल अनरेस्ट को जन्म देगा। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश एक सिस्मिक एक्टिव जोन में आता है। इतना बड़ा डैम बनाने से अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स के रिस्क भी बढ़ सकते हैं। यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं कि चाइना को जवाब देने के लिए सियांग डैम भारत का एक पावरफुल टूल बन सकता है। लेकिन इससे जुड़े सोशल और इकोलॉजिकल चैलेंजेस इसकी सफलता में बड़ी बाधा भी बन सकते हैं। और अगर इन चैलेंजेस से भी निपट लिया जाए तो भी चाइना की ओर से इस तरह का खतरा आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि भारत अपने इंटरेस्ट्स और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बायलैटरल नेगोशिएशंस और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के थ्रू चाइना पर प्रेशर बनाए और इस सिचुएशन की हर छोटी बड़ी गतिविधियों को लेकर चाइना को जवाबदेह ठहराए। इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। मैं काफी दिनों से ये चीज, 1-2 दिन हो गया कि ये मसला जो है वो चल रहा है और वहां पे जो है वो डैम बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। बट क्या था कि इतनी अच्छी और डिटेल के साथ जो है वो वीडियो मुझे कोई नहीं मिल रही थी। थैंक यू गाइस, आप बहुत अच्छी वीडियो मुझे सजेस्ट करते हैं। तो क्या है कि चाइना अगर ये काम कर रहा है तो इंडिया भी हाथ पे हाथ रख के तो नहीं ना बैठेगा। वो भी कोई ना कोई तो चीज आगे से कोई ना कोई अपने क्या उसे कहते हैं दिफा में कुछ ना कुछ तो करेगा ना। मोदी जी भाई इतने आराम से तो चाइना को ये सारी चीजें करने नहीं ना देंगे। बट चाइना अगर ये चीज कर लेता है और अगर इस चीज में कामयाब हो जाता है तो ना ही सिर्फ इंडिया के लिए वो चीज खतरनाक होगी, बल्कि चाइना के जो इर्द गिर्द उस डैम के रहते हैं ना, उन लोगों के लिए भी ये चीज बहुत खतरनाक होगी। तो मेरे ख्याल से तो नहीं बनना चाहिए। और जो है हमें एक दूसरे की कंट्री का, अपने नेबर्स का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मैं कहती हूँ कि सुलह सलामती और प्यार मोहब्बत से रहें। कि क्या मतलब एक दूसरे को गिराने के लिए जो है ऐसे काम करना वो सही नहीं होता। तो आप लोगों का इस चीज के बारे में क्या कहना है कि डैम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिकॉज अगर डैम बन जाता है तो इंडिया के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पानी की किल्लत भी हो सकती है। तो फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।